हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट देखा होगा, तो इस वीडियो का हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो टॉपिक किया था फर्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, जिसमें कि हमने पियाजे के द्वारा बताए गए जो स्पेशल वर्ड्स थे, जो कि पेपर में जनरली जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तो इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड जो जीन पियाजे ने स्टेजेस यूज़ की थी। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि 4 स्टेजेस थी, वो कौन कौन सी थी वो हम दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर। सेकंड इज द प्री ऑपरेशनल। थर्ड concrete operational, and last is the formal operation। हाँ जी, तो थोड़ा सा हिंदी में इनका अनुवाद कर देते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड इज द मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट स्टेज से जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो सेंसरी मोटर की बात करते हैं। सेंसरी मोटर में पियाजे ने क्या बताया था, पियाजे ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी कि बालक में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो यह स्टेज है, यह स्टेज जन्म से लेके, बालक के जन्म से लेके 2 वर्ष तक की होती है। जन्म से लेके 2 वर्ष तक बालक कौन कौन से गुणों का विकास कर देता है, बालक कौन कौन से ज्ञान को अर्जित कर देता है, कैसे ज्ञान अर्जित करता है, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। इसमें जो पहली विशेषता है वो ये है कि इसमें बालक इस अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक इसमें बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानेंद्रियां जैसे कि जो बालक की सेंस है, बालक के पास, हमें जनरली पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे कि सुनना, बोलना, चखना या टच करना, मीन्स छूकर किसी चीज़ को गर्म है या सर्द है, इस तरह से। टेस्ट, स्पीक सुनना, हियरिंग करनी, एंड देखना, वॉच। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी वस्तु के साउंड को सुनकर बोल सकता है। चखना, किसी चीज़ का टेस्ट। टच, छूकर किसी चीज़ को गर्म है, ठंडा है। देखकर इसका रंग, इसका आकार, रंग रूप
शेप देखकर इस तरह से किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है बालक। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जन्म के समय बालक सहज क्रियाएं करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो जन्म से जब बालक जन्म लेता है तब वह कौन सी क्रियाएं करता है? तो बालक सहज क्रियाएं करता है। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सेस बोलेंगे, रिफ्लेक्सेस। जैसे कि सहज क्रियाएं, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि सांस लेना, जो कि जिस पर बालक कंट्रोल नहीं कर सकता उस तरह की क्रियाएं करता है, जो कि स्वयं चलती हैं। हम यह कह सकते हैं कि जो क्रियाएं स्वयं चलती हैं, जैसे कि सांस लेना, अंगूठा चूसना, या हम ये कह सकते हैं कि किलकारी भरना, रोना, उबासी लेना बोल सकते हैं कि जैसे कि ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि आँखों का झपकना, ये कुछ क्रियाएं होती है जो कि सहज क्रियाएं करता है बालक। क्योंकि इस जन्म से 2 वर्ष तक, तो जन्म के समय तो बालक के पास कोई ज्ञान नहीं होता। वह एक हम ये कह सकते हैं कि वह एक कोरी स्लेट के समान होता है। उस पर कोरी स्लेट के समान होता है। किसी भी तरह का ज्ञान या किसी भी तरह का कोई भी विचार या कौशल उसे नहीं पता होता। तो जैसे जैसे बालक स्वयं को समाज में मैच्योर करता है, बालक जैसे जैसे समाज में मैच्योर होता जाता है, तो वह अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने भाई बहनों से इस तरह से ज्ञान प्राप्त करता जाता है, सीखता जाता है एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह से। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। इसमें हम एजेस की बात करेंगे कि कौन सी एज में क्या कुछ होता है। तो 2 माह तक बालक दृश्य श्रव्य घटनाओं को या कोई वस्तु की शेप की स्मृति कर सकता है, जहाँ उसका विकास हो जाता है। कि 2 माह तक बालक दृश्य श्रव्य मीन्स ऑडियो विजुअल जो घटनाएं होती हैं उसके साथ। दृश्य श्रव्य मीन्स जिन घटनाओं को वह देखता है या जिन घटनाओं को वह सुनता है, जहाँ कोई ना कोई वस्तु देखता है तो उसकी जो शेप होती है वो उसका याद रख सकता है 2 महीने तक। जैसे कि हम बात करें कि दूध की बोतल हो गई, कि बालक दूध की बोतल की किस तरह की शेप है, बालक को इस याद रह जाएगी। यह अगर बालक डेली मान लो कि दूध की बोतल में दूध पीता है तो उसको यह शेप याद रह सकती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि 2 महीनों तक, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल में कि बालक 2 माह तक अपनी माता की आवाज़ पहचानने लग जाता है। अपनी माता की आवाज़ पहचानने लग जाता है। अपनी माता की आवाज़ की पहचान उसको 2 माह तक हो जाती है। आगे हम बात करते हैं 8 से 9 माह तक। 8 से 9 माह तक बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस
ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व को ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बोल सकते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण स्थापित कर लेता है। और 8 से 9 माह तक चिन्ह योग्यता, जिसको साइनेबिलिटी बोलते हैं, चिन्ह योग्यता का गुण भी प्राप्त कर लेता है। अब हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। हमने 8 से 9 माह तक एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस किया और एक साइनेबिलिटी किया। ये होता क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बालक के सामने कोई वस्तु, जब बालक के सामने से किसी वस्तु को छुपाते हैं, किसी वस्तु को छुपाने पर बालक को पता होना कि वस्तु वहीं पर मौजूद है, चाहे उसकी आंखों के सामने न हो, चाहे आंखों के सामने न हो। मीन्स समटाइम क्या होता है कि हम किसी बालक के सामने से कोई वस्तु है उसको हम छुपा लेते हैं, तो बालक इधर उधर देखने लग जाता है। मीन्स उसे पता है कि वस्तु उसकी आंखों के सामने नहीं है परंतु यहीं पर मौजूद है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट उसकी आंखों के सामने नहीं है बट उसे पता होता है कि वह मौजूद है, पर वह ऑब्जेक्ट की परमानेंस है वहाँ पर। तो मीन्स यह एक गुण है जो कि 8 या 9 महीने तक विकसित हो जाता है। और इसी तरह साइनेबिलिटी का गुण, जिसे चिन्ह योग्यता बोलते हैं, मीन्स जो सिंबल होते हैं, इसमें हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जो सिंबल होते हैं, प्रतीक या कोई ना कोई शेप होती है, उसको याद रख लेता है। जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो यह गुण है, यह गुण इसमें पूरी तरह से विकसित हो जाता है साइनेबिलिटी का। कि सिंपली हमने बात की थी दूध की बोतल की, कि जब दूध की बोतल बालक देखता है तो मान लो बालक को भूख लगी है और दूध की बोतल को देखते ही वह चुप कर जाता है। मीन्स उसे पता है कि जो उसकी भूख को मिटाने के लिए कोई ना कोई फूड उसको दिया जा रहा है। तो यह गुण क्या कहलाता है? सिंबल। या हम जनरली देखते हैं कि बालक मान लो डॉग्स को देखता है तो हम जैसे कि हम बालक के सामने यूज़ करते हैं कि डॉगी आ गया। तो समटाइम क्या होगा कि बालक भी डॉगी को देखकर बोलने की कोशिश करेगा कि डॉगी आ गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम साइनेबिलिटी में ले सकते हैं। तो ये गुण जो होता है बालक का 8 से 9 माह तक विकसित हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस और साइनेबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस CTET या HTET में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समटाइम हम ये सोचते हैं कि ये कोई ऐसा गुण है जो कि बालक का सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में विकसित होता होगा। लेकिन आपने याद रखना है कि जो यह गुण है यह फर्स्ट स्टेज में ही विकसित हो जाता है। 0 से 2 वर्ष के बीच जो यह गुण है विकसित हो जाता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्टेज में यही कुछ विशेषताएं थी जो कि बालक में आती है। जैसा कि कुछ एक आदि आप और लिख सकते हो, जैसे कि 2 वर्ष तक पूरे होते बालक जो अपनी मातृभाषा है वो लगभग मातृभाषा के जहाँ कुछ शब्द होते हैं वो सीख लेता है। शब्द या थोड़े बहुत वाक्यों का यूज़ कर सकता है। तो वह अपनी मातृभाषा बालक 2 वर्ष तक मातृभाषा में विकास कर लेता है। ये गुण का विकास हो जाता है। उसकी जो मेमोरी है, जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाती है।
मेमोरी पावर इम्प्रूव हो जाती है, जैसे कि कुछ बातों को याद रखना जो उसके डेली लाइफ में, दिनचर्या में, डेली लाइफ में घटित होती है, वो बातें वो याद रख सकता है। तो मेमोरी पावर इम्प्रूव हो जाती है 2 वर्ष तक। आगे हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं, जो जो कि प्री ऑपरेशनल है, जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक। हाँ जी, तो इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं आएंगी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट विशेषता है कि इस अवस्था में बालक स्वयं को ईगोसेंट्रिक शो करते हैं। बालक स्वयं को ईगोसेंट्रिक शो करते हैं, और जब ईगोसेंट्रिक शो करते हैं तो इसी के साथ बालक में एक और गुण आ जाता है, एनिमिज्म का। एनिमिज्म, ANIMISM, एनिमिज्म का गुण आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईगोसेंट्रिक की बात करेंगे। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि हिंदी में इसको हम अह केंद्रवाद बोल सकते हैं। अह केंद्रवाद मीन्स, या हम अगर बात करें स्वार्थीपन भी बोल सकते हैं कि इस अवस्था में बालक 2 से 7 वर्ष तक, इस अवस्था में बालक में एक कुछ ना कुछ अह केंद्रवाद हो जाता है, उसमें कुछ स्वार्थीपन का गुण आ जाता है। कि जैसे कि बालक दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और ठोस रूप से सोचते हैं, जहाँ हम ये कहें कि स्वयं की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये गुण आते हैं कि दुनिया को अपने ही नज़रिए से देखना। दुनिया को वह अपने ही नज़रिए से देखते हैं, जहाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति। मीन्स एग्जाम्पल की बात कर लें जिससे आपको बेटर समझ आ जाएगा कि बालक के पास कोई ना कोई बालक किसी दूसरे बालक के पास कोई ना कोई खिलौना देखता है, तो यदि वह उससे खिलौना छीनने का प्रयास करेगा, खिलौना छीन लेगा, तो मीन्स बालक को सिर्फ अपनी ही इच्छा की पूर्ति चाहिए, उसे दूसरों की कोई केयर नहीं है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो विशेषता है सेकंड स्टेज में, वो है इमिटेशन। इमिटेशन का मीन्स होता है अनुकरण करना। अनुकरण करना या हम नकल करना भी बोल सकते हैं। अर्थात इसमें बालक दूसरों को देखकर उनके ही जैसा कार्य करने की या उनके ही जैसा बनने की कोशिश करता है। करने की कोशिश करता है, दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने या उनके जैसा कार्य करने की कोशिश करना, इसे बोलते हैं इमिटेशन। तो इमिटेशन की प्रवृत्ति है जो बालक में 2 से 7 वर्ष तक आ जाती है। आपको बता दें इसमें 2 से 7 वर्ष के बीच समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है बालक में। हाँ जी, समाजीकरण होता क्या है कि जो समाज में रहकर समाज के रूल्स को, नियमों को, संस्कृति को, रहन सहन, भाषा, नैतिकता संबंधी
जो बातें होती हैं उसकी पहचान, ये होता है समाजीकरण। कि समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेव करना है, ये 2 से 7 वर्ष तक बालक में, 2 से 7 वर्ष तक बालक में जिन इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। समाजीकरण की शुरुआत इसे ही बोलते हैं मेनली, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि 6 या 5 वर्ष तक बालक की स्कूल स्कूल की एज स्टार्ट हो जाती है। बालक स्कूल में एडमिशन वगैरह कर लेता है, एडमिशन वगैरह हो जाता है बालक का स्कूल में। तो स्कूल में वह मातृभाषा के साथ साथ जो सेकंड लैंग्वेज है, जो उसकी सेकंड लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, उस पर मीन्स उस पर कार्य करना स्टार्ट कर देता है, उसको सीखना स्टार्ट कर देता है बालक 5 या 6 वर्ष तक। जैसे कि अगर मातृभाषा बात करें हरियाणवी की, तो यह उसकी मातृभाषा है। लेकिन उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो यह हिंदी है जो यह इसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, यह इसकी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव या मदर। और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि वह स्कूल में रूल्स के साथ जहाँ पढ़ के स्कूल में सीखता है। तो इस तरह से वह कोई अन्य भाषा पर भी अपनी कमांड स्थापित कर लेता है। और आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारी होगी सेकंड स्टेज। आगे हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। जो थर्ड स्टेज है वो है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल। तो यह एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि बालक में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन आते हैं। यह 7 से 11 वर्ष तक जो यह एज है जो यह स्टेज है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें जो परिवर्तन आते हैं वो हम करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कूल की एज स्टार्ट हो जाती है। तो स्कूल की एज स्टार्ट होने के साथ साथ बालक में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हिंदी में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। मूर्त सक्रियात्मक या स्थूल सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या स्थूल सक्रियात्मक। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुण है वो है न्यूमरेशन मीन्स संख्या बोध। बालक को संख्याओं का ज्ञान हो जाता है। इस स्टेज में बालक को संख्याओं का ज्ञान हो जाता है। गिनती करना, काउंटिंग करना, गिनती करना, ये सब बातें। जैसे अपने उसके पास कुछ ना कुछ खिलौने हैं तो खिलौने कितने हैं उसकी गिनती करना, ये सब बातें बालक को आ जाती है, सीख जाता है। उसके बाद वस्तुओं का अरेंजमेंट करने की योग्यता आ जाती है। वस्तुओं को अरेंज करने की योग्यता आ जाती है। क्रमानुसार लगाना, वस्तुओं को क्रमानुसार लगाने की योग्यता आ जाती है। सीरिएशन की योग्यता आ जाती है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, वस्तुओं के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये सब बातें, इन सब बातों की जानकारी उसको आ जाती है बालक को। उसके बाद जो हम विशेषता की बात करते हैं, उसके बाद एक मेन विशेषता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंजर्वेशन की विशेषता बालक में कंक्रीट स्टेज में ही आती है। कंजर्वेशन की ये कंजर्वेशन होता क्या है बेसिकली, क्योंकि कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले हम कंजर्वेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसको डिटेल में आपको समझा देंगे, ईज़िली समझा जाएगा।
पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन की बात करते हैं कि जब किसी वस्तु या पदार्थ के रूप में, रूप मीन्स शेप बोल सकते हैं हम, जब किसी वस्तु या पदार्थ की शेप में परिवर्तन आ जाए तथा उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना आए। जब किसी वस्तु या पदार्थ के रूप में परिवर्तन आ जाता है और उसके बाद भी, परिवर्तन आने के बाद जब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, तो इस पूरी बात का जो यह पूरी डेफिनेशन है कि जब किसी वस्तु या पदार्थ के रूप में परिवर्तन आ जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसके आयतन में, जो उसका आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस बात का बालक को पता होना, इसका बालक को पता होना। तो जब इसका बालक को पता होता है तो इट मीन्स उसमें यह कंजर्वेशन का गुण आ गया है, उसमें यह कंजर्वेशन का गुण आ गया है। तो यही होता है कंजर्वेशन। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझा देंगे, तो एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। जैसा कि हम इस तरह से हमने दो वस्तु लगा लो या प्रोडक्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, दो वस्तुएं ले ली। तो एक तरफ तो हमने दो बालक बिठा लिए, ये दो बालक हैं हमारे सामने। इस बालक की स्टेज सेकंड स्टेज है, मींस यह प्री ऑपरेशनल में है, 2 से 7 वर्ष के बीच है इसकी आयु। और जो यह बालक है इसकी थर्ड स्टेज है, और यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है। तो क्या करते हैं एक्चुअली, प्याजे ने एक आपको थोड़ा सा बता देते हैं। प्याजे ने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो प्याजे ने क्या किया था कि सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज वाले बच्चों को बिठा लिया था सामने। उसके बाद उसने क्या किया था कि दो आप इसको जार बोल सकते हैं, पानी के जार लिए। तो क्या किया कि इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, 2 जार में 1 लीटर पानी डाल दिया। अब यही पानी उसने क्या किया कि ये जार थोड़ा सा, इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो उसने क्या किया कि ये 1 लीटर पानी इस जार में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 1 लीटर पानी इस जार में डाल दिया तो यह पूरा भर गया। तो फिर प्याजे ने इन दोनों अलग अलग जो स्टेज के बच्चे थे, बालक थे, उनसे पूछा कि कौन से जार में पानी ज़्यादा है, कि कौन से जार में या कौन से जग में पानी ज़्यादा है। तो जो सेकंड स्टेज के बालक थे उन्हें लगा कि इसकी पानी की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है, तो उन्हें लगा कि इसमें पानी ज़्यादा है। लेकिन जो थर्ड स्टेज वाले बच्चे थे उन्होंने ये बताया कि पानी किसी में भी ज़्यादा नहीं था, दोनों में पानी इक्वल है, दोनों में पानी है जो दोनों जारों में बराबर है। तो मीन्स इन्होंने कुछ ना कुछ तर्क के आधार पर अपना तर्क दिया, और तर्क के आधार पर इन्होंने जो भी प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट में, जो भी उनसे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो इन्होंने सॉल्व कर दी। तो इट मीन्स इनके पास, थर्ड स्टेज वालों के पास कंजर्वेशन का गुण था। तो अगर बालक इस तरह से मतलब कि समस्याओं को सॉल्व करता है कोई भी तर्क के आधार पर,
लेकिन यदि समस्या उसके सामने हो, यह समस्या उनके सामने थी, तो इसी समस्या को, सामने वाली समस्या को हम मूर्त चिंतन बोलते हैं। मीन्स मूर्त समस्याएं भी बोल सकते हैं। मीन्स मूर्त चिंतन के द्वारा मूर्त समस्याओं का सॉल्व करना, मूर्त समस्याओं का समाधान करना। तो यह इसे ही बोलते हैं मूर्त। मूर्त और अमूर्त में यही डिफरेंस होता है। मूर्त मीन्स कोई ना कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट यदि बालक के सामने है और वह उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में तर्क के आधार पर कोई ना कोई स्टेटमेंट या कथन, तर्क के आधार पर कोई ना कोई कथन देता है। तो मीन्स ऑब्जेक्ट उसके सामने था, ऑब्जेक्ट को देख के, समझ कर, परख कर उसने तर्क के आधार पर कथन दे दिया। मीन्स बालक मूर्त चिंतन कर सकता है। तो थर्ड स्टेज में बालक का चिंतन है वो मूर्त होता है, लेकिन मूर्त चिंतन के साथ तार्किक भी होता है। तो इससे हमारे सामने एक नेक्स्ट जो अगली विशेषता थी वो सामने निकल के आ गई इसी कंजर्वेशन के एक्सपेरिमेंट से। क्योंकि सेकंड स्टेज वाले बालक जो होते हैं वो मूर्त चिंतन नहीं कर सकते। ये इनकी विशेषता है कि वो मूर्त चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्ड स्टेज के बालक हैं वो मूर्त चिंतन कर सकते हैं। मूर्त का मतलब मीन्स कॉन्क्रीट, मूर्त को कॉन्क्रीट बोलते हैं। मीन्स उसकी शेप या एक्चुअल इमेज यूज कर सकते हैं हम, कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज हमारे सामने है या बालक के सामने है और उसके बारे में वह सोच विचार करके कोई ना कोई तर्क के आधार पर कथन प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्होंने यह सही बात बताई थी जो प्याजे ने इनसे प्रश्न किया था कि कौन से जार में पानी ज़्यादा है और कौन से जार में कम है, या कौन से जार में बराबर है। इस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि पानी इस जार में ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऊंचाई देखी पानी की। लेकिन इन्होंने कहा कि पानी ना तो इसमें ज़्यादा है ना इसमें, दोनों में पानी इक्वल था, क्योंकि 1 लीटर पानी इसमें था, वही 1 लीटर इसमें डाल दिया। तो इन्होंने तर्क के आधार पर, लेकिन ये अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते। इस स्टेज में बालक थर्ड स्टेज की बात हो रही है। थर्ड स्टेज में बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते। हाँ, तर्क कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं सिर्फ मूर्त चिंतन के साथ, सिर्फ मूर्त वस्तुओं पर तर्क कर सकते हैं मूर्त चिंतन के साथ। तो यही इसकी विशेषताएं, मेन विशेषताएं हैं। आपको 1-2 विशेषताएं और बता दें इसकी। इसमें बालक को रियलिटी का पता चल जाता है, रियलिटी की समझ हो जाती, समझ सत्य है इसकी समझ हो जाती है बालक को। और विश्लेषण करना और इसमें बालक को इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी बालक में आ जाता है। इसको पलटना बोलते हैं, इसको पलटना, कि जैसे कि बालक दोहराना भी बोल सकते हैं, कि बालक दोहरा सकता है, रिपीट कर सकता है। और जैसे कि बालक ने काउंटिंग शुरू कर रहा है, बालक 1 2 3 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो वह काउंटिंग को उल्टा भी कर सकता है, जैसे कि 4 3 2 1। तो इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। तो ये थर्ड स्टेज थी। थर्ड स्टेज की ये विशेषताएं हैं फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी सभी। आगे हम फोर्थ स्टेज की बात करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन, जिसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो यह अवस्था है जो 12 से या 11-12 से अबव ऊपर की अवस्था होती है। तो इसमें बालक एक एक्चुअल रूप से मानव बन जाता है, मीन्स इंसान बन जाता है। उसे समझ आ जाती है सब बातों की, स्कूल की एज उसकी काफ़ी हो जाती है,
बालक की, और इसलिए उसके जो विचार हैं वो पूर्ण रूप से तार्किक हो जाते हैं। मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन उसका विकसित हो जाता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन मीन्स उसको जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसे हम एक्चुअल रूप से देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कर सकते हैं तो इसे ही अमूर्त चिंतन बोलते हैं। तो फीलिंग्स के बारे में उसे पता चल जाता है। अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकता है। अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है उसको, बालक में समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है। बालक परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाता है। अब परिकल्पनाएं आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। परिकल्पनाओं का निर्माण, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस, परिकल्पना एक तो होती है कल्पना, एक होती है परिकल्पना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। कल्पना वो है जो जस्ट हम कुछ भी सोचते रहते हैं अपने माइंड में। जैसे कि एक बालक ये सोचता है कि काश, जब हम काश लगाकर कुछ कुछ सोचते हैं कि काश मेरे पंख होते, मेरे पंख होते, काश मेरे पास शक्ति होती। इस तरह से बालक जैसे सोचते हैं ना। अगर हम बात करें कि बालक कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं तो वो सोचेंगे कि मैं छोटा भीम मैं होता। तो लेकिन ये उसकी कल्पना है, क्योंकि ये सच नहीं है। जो बातें झूठ है वो कल्पना में आती हैं, जो कि आगे जाकर जिसको हम सच नहीं कर सकते। जैसे कि काश मेरे पंख होते, तो हम पंख तो नहीं लगा सकते ना अपने, कोई ऐसे अंग हमारे शरीर से निकल जाएं पंखों जैसे कि हम उड़ने लग जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये रियलिटी है, ये हो नहीं सकता। लेकिन जब हम सोचते हैं इन सब बातों के बारे में तो ये होती है हमारी कल्पना कि हम ये, लेकिन कि हम सोच वो रहे हैं जो भविष्य में, जो फ्यूचर में कभी भी हो नहीं सकता। तो ये कल्पना है। लेकिन परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पनाएं वो होती है जो कि हम सोचते हैं, जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो फ्यूचर में हम उसको क्या कर सकें, फ्यूचर में सच कर सकें। मीन्स जैसे हमारे कुछ एम होते हैं, जैसे कि हमने टीचर बनना है। जे हमने कुछ सोचा है कि हमने टीचर बनना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टीचर से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा। जो टीचर रिलेटेड टेस्ट हैं वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे, तो तभी हम टीचर बन सकते हैं ना। मीन्स हमने जो कुछ सोचा, तो ये हमारी परिकल्पना है कि ये सच हो सकती है। तो कल्पना जो हम सोचते हैं और झूठ होती है, लेकिन हम उसको कभी भी सच नहीं कर सकते, वो हमारी कल्पना है। लेकिन परिकल्पना जब हम सोचते हैं और उसको हम फ्यूचर में सच कर सकते हैं, मीन्स तो ये हमारी परिकल्पना होती है। तो होप कि आपको इजीली तरीके से, बढ़िया तरीके से ये समझ आ गया होगा। आसान है। आगे हम कुछ और बातें करते हैं विसंगतियों से बचने की। जो विसंगतियाँ होती हैं, जैसे कि बुरे लोग होते हैं, बुरे दोस्त लगा लो, जैसे कि बालक के, तो उनसे बचने की वह कोशिश करता है, विसंगतियों से बचना। जहाँ विवेक का प्रयोग करना, इन सब बातों का, और एक या दो भाषाओं का ज्ञान, दो भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कमांड स्थापित कर लेता है। और जो ईगोसेंट्रिक का गुण है, ईगोसेंट्रिक का गुण समाप्त हो जाता है। ये कुछ जो विशेषताएं हैं जो कि 4th स्टेज में आती है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से एक मैच्योर इंसान बन जाता है, मैच्योर हो जाता है। लेकिन हम उसी तरह से मैच्योर नहीं कह सकते। वैसे तो मैच्योर 18 ईयर तक होता है, लेकिन ये हमने 12 से अबव किया है। तो 12 से अबव मीन्स जब तक इंसान जीता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था प्याजे। होप कि आपको बेटर तरीके से समझ आया होगा। इसके मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको क्वेश्चन की एक अलग से शीट इसी वीडियो में आपको दिखा देंगे, जिसका आप कैप्चर मोबाइल से कैप्चर कर सकते हो। जिसको आप, अगर आप तो आप
उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को हल करके देखिए, और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई ना कोई समस्या लगती है तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आप अपने जो भी समस्या है उसको मेरे से पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। होप कि मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपका रिप्लाई हम देंगे। और मैं आपको नीचे अपना नंबर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। तो अगर आप मेरे से नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई ना कोई टॉपिक्स पे या कोई ना कोई थ्योरीज पे प्रॉब्लम हो। तो देखते रहिए फ्रेंड्स साइको4यू अपने बेटर भविष्य के लिए। थैंक यू।